हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को सीखा था। क्या हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आप लोगों को बारीकियों से एक्सप्लेन कर दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर से हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल्स और आयंस पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दो मेथड डिस्कस करेंगे। दो मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन निकलने वाला है। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन के जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे, बेसिक जो थियोरी थी, वो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर से एक्सप्लेन कर दी है। सो आप लोग डाल दीजिए नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, सो आप सभी लोग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ओके स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो मेथड को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट, देयर आर टू मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता है कि अगर इफ स्ट्रक्चर गिवन हो और सेकेंड हम फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। ओके, पहला जो तरीका जो हमारा होगा वो होगा इफ स्ट्रक्चर गिवन ऑफ एनी मॉलिक्यूल और आयन। ओके, किसी मॉलिक्यूल और आयन की अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर गिवन होती है तो किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये तरीका होगा। सेकंड जो हमारा मेथड होगा वो यूनिवर्सल मेथड होगा। उसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। वो होता है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या निकालना आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना आना चाहिए। बेसिकली ये वाला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस वाले मेथड से हम लोग ये वाला हिस्सा भी कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर से हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग डाल दीजिए ना भाई, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट निकालते हैं, क्या उनमें हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, ये सभी बातों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ आप लोग डाल दीजिए बाय द हेल्पिंग ऑफ फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आराम से आप लोगों को समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग 5 मिनट इसको समझने में लगा देंगे तो मान के चलिए आने वाले 10, 20, 25 मिनट आपको इजीली समझ में आने वाले हैं। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोगों को फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। तो आप लोग देखना जी, जो इसका फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोगों को Z कैलकुलेट करना पड़ेगा, और Z क्या होता है दोस्तों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखेंगे हम लोग। उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे मोनोवैलेंट एटम, उसके बाद दोस्तों लिखेंगे मोनोवैलेंट एटम attached to
अटैच टू सेंट्रल एटम। इट मींस जो आपके मोनोवेलेंट एटम होते हैं, मोनोवेलेंट एटम का मीन होता है कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो। अगर वो सेंट्रल एटम से अटैच है तो उनकी नंबर की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। मोनोवेलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। ओके, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। यस और नोट? मोनोवेलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने मोनोवेलेंट एटम अटैच होते हैं उनके हम लोग नंबर लिखते हैं। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्लस माइनस चार्ज। अगर किसी मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, किसी आयन पे चार्ज मौजूद है, तो वो हम लोग वहां से देखते हैं। और इस पूरे में दोस्तों हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। हम लोग किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। सॉरी, डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है दोस्तों। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। और ये बहुत कमाल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी एटम आपके पास में आ जाए, उस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पता होने चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए, देन आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड से कितने एटम सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि उस पर कोई चार्ज तो मेंशन नहीं है, कहीं पर चार्ज तो नहीं आ गया है। अगर प्लस चार्ज आता है तो हम लोग माइनस लगाएंगे, और किसी आयन पे माइनस चार्ज रहेगा तो फॉर्मूले में हम लोग प्लस लगाएंगे। मतलब ऑपोजिट काम हमको करना है। तो इस फॉर्मूले को दिमाग में ध्यान में रखते हुए, इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हुए हम बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिनमें हमको क्या कैलकुलेट करना है? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, एक बारी मैं इसको रफ करता हूं, है ना? एक बार इसको तो छोटा बनाता हूं दोस्तों। इधर देखिएगा, देखना जी, ये लो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, इफ ये z कैलकुलेट करने पर 2 आए, z कैलकुलेट करने पे क्या आए? 2 आए। दोस्तों जब z कैलकुलेट करने पे 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा? sp निकलेगा। यस और नोट? कैलकुलेशन अभी आपके सामने आने वाली है। तो अगर z को आप कैलकुलेट किए और कैलकुलेट करने के बाद में 2 आता है, देन हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। इफ z वैल्यू 3 आती है, इफ z वैल्यू 3 आएगी तो क्या निकलेगा दोस्तों? sp2 निकलेगा। ओके, इफ z वैल्यू 3 आएगी, z वैल्यू कितनी आएगी? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा बेटा जी? sp3 निकलेगा। यस और नोट? क्या निकलेगा दोस्तों? sp3 निकलेगा। से यस और नोट? फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे, दुनिया भर के एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे। सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सही है? चलो, इफ z वैल्यू 2 आएगी तो संकरण sp निकलेगा, z वैल्यू 3 आएगी तो sp2 निकलेगा, एंड z वैल्यू 4 आएगी, यहां पे लिखो 4। z वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 4 आएगी तो क्या निकलेगा? sp3 निकलेगा, एंड z वैल्यू 5 आएगी तो क्या निकलेगा दोस्तों? sp3d निकलेगा। z वैल्यू 6 आएगी तो क्या निकलेगा दोस्तों? sp3d2 निकलेगा, एंड z वैल्यू 7 आएगी तो क्या निकलेगा दोस्तों? sp3d3 यहां से हमको निकालना है। तो बेसिकली इनके अलावा और भी हमारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। हमको कैलकुलेशन आना चाहिए, छोटी सी कैलकुलेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए जाते हैं, कौन से एटम के पास में हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। ओके, वो हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स में आप लोग बना लीजिए। अब सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को पता लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह मालूम होना चाहिए, एक छोटा सा मैं ट्रेंड फॉलो करता हूं। एक यहां पे बेरिलियम लिखा मैंने, फिर बोरोन लिखा, फिर कार्बन लिखा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, देन नियोन मैंने यहां से उठा के रख दिया। ये दोस्तों हमारा सेकंड पीरियड है। कौन है बेटा जी? सेकंड पीरियड। वो बात अलग है कि यहां पे लिथियम भी आएगा, सही है। ये हमारा सेकंड पीरियड है। जब हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना, बोरोन बेरिलियम जो फैमिली होती है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरोन फैमिली के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन फैमिली के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओ की फैमिली में वैलेंस शेल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हेलोजन्स में 7 होंगे एंड इनर्ट गैस में 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। बेसिकली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मीन होता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये बात जरा आप समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता करना हो कि किस एटम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो और लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो? जैसे मुझे नाइट्रोजन के पता करना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। वैलेंस शेल 2s and 2p वाला हो गया तो 2 + 3 = 5। इस तरीके से हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। आप लोगों को पहली बात तो यही है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता होना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। 4-5 एग्जांपल मैं आप लोगों को खुद से दूंगा, खुद से एक्सप्लेन करूंगा और कुछ एग्जांपल्स होंगे वो आपको खुद से ट्राई करने। ओके, चलो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल में किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है CH4। अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो फटाफट आप निकाल के कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड दोस्तों हमारा है NH3। एग्जाम्पल नंबर थर्ड H2O। एग्जाम्पल नंबर 4 XeF2। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉरी दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा XeF4। एग्जाम्पल नंबर 6 है XeOF4। एग्जाम्पल नंबर 7 है। हम बात करते हैं, अगर आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करें। हम बात करते हैं SF4 की बात करेंगे, हम बात करेंगे PCl5 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें तो SF6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें तो IF7 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करें तो SO4-2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करें तो CO3-2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करें तो I3 पॉजिटिव हो गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करें तो I3 नेगेटिव हो गया। एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करें तो यहां से हम लोग निकालेंगे दोस्तों CH3 नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव मान लीजिए आप लोग, सही है। एग्जाम्पल नंबर 15 की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हमको देखने को मिल सकते हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात आपको है नहीं, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। POCl3 हो गया। ओके, चलो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हमें कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो सही से बन रही है या फिर वीडियो की रुक जाता है। कभी कभी वीडियो रुक भी जाता है ना दोस्तों। नहीं, वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट आ रही है और वीडियो अच्छे से बन रही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों,
अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ऑलरेडी ये एग्जांपल्स मालूम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें। एंड आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग छोटा सा शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज अपने साथियों के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने जो भी सोशल साइट है सभी जगह हमारे वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि हम लोग वक्त निकाल के आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो अपलोड करने का ट्राई करते हैं। ओके, चलो अब दोस्तों इन सभी एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग बात करें तो 15 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट किए हैं और इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करता हूं। दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करूं तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करें अपन लोग, सॉल्यूशन 1 की अगर बात करते तो सॉल्यूशन 1 देखो, CH4 आपका मॉलिक्यूल है, सही है, CH4 आपका मॉलिक्यूल है, करेक्ट। CH4 में एक तो आपका सेंट्रल एटम कार्बन है और 4 सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है जो कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। ओके, चलो आप लोग बता दीजिए हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ कार्बन। तो आप लोग क्या देखोगे, जरा इधर देखो, आप लोग बोलोगे सर कार्बन फैमिली के वैलेंशियल में कार्बन में कितने होते हैं, 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बात बताओ, फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए Z आपको निकालना पड़ेगा। तो कार्बन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद लिखा हुआ था मोनोवेलेंट एटम, तो मोनोवेलेंट एटम कितने हैं आपके, यहाँ पे 4 हैं, तो 4 + 4। चार्ज आपको कोई नजर नहीं आ रहा तो 0 करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो यहां से निकल कर आता है बेटा जी 8/2, इट मीन्स 4। और जब 4 आएगा तो क्या निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन। आप कहोगे सर sp3 निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों, sp3 निकलेगा। से यस और नोट, सिंपल एकदम, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है, वो हम लोगों को अप्लाई करनी है। अगर हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन 2 में है अमोनिया। ओके, चलो अब नाइट्रोजन के टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप कहोगे सर नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, मोनोवेलेंट एटम 3 हमको नजर आ रहे हैं, सही है, चार्ज कोई है नहीं तो 0 लगा दो या फिर मत लगाओ, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 4 निकल कर आएगा। और Z की वैल्यू जो 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा दोस्तों, sp3 निकल कर आएगा। आप लोग बता दीजिए, कोई रॉकेट साइंस हम अप्लाई कर रहे हैं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर इन सभी बातों का निचोड़ निकालें तो बस फॉर्मूले में अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, ओके, तो सॉल्यूशन नंबर 3 देखो, H2O मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आप फटाफट मुझे बता दीजिए, H2O के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 6 प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं, 2। कोई चार्ज नहीं है तो कुछ मत लिखो, डिवाइड बाय 2। तो बता दीजिए बेटा जी 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, और जब 4 निकल कर आएगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर CH4 निकाला है, NH3 निकाला है एंड H2O को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो अब आपको जो काम करना है घर पे, वो एक तो XeF2 ट्राई करना है, XeF4 ट्राई करना है और XeOF4 ट्राई करना है। और अगर आप YouTube से वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है, SF4 ट्राई करना है, PCl5 ट्राई करना है, SF6, IF7, SO4-2 मैं बताता हूं, और ये CO3-2 खुद से ट्राई करना है, ये एक मैं बताऊंगा, एक खुद से ट्राई करना है, एंड ये भी आपको खुद से ट्राई करना है, एंड ये भी आपको खुद से ट्राई करना है। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें, देखो इधर नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें, आप एग्जांपल नंबर 10 की बात कीजिए, ठीक है। अगर एग्जांपल नंबर 10 आपको आता है ऑलरेडी तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता है तो एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 10 की बात करें, सॉल्यूशन नंबर 10,
स्टूडेंट सॉल्यूशन जो 10 है वो है सल्फेट आयन। कौन है बेटा जी? सल्फेट आयन। तो सवाल ये है हमारा, क्वेश्चन ये है, सल्फेट आयन में सल्फर पर क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आने वाला है? तो आप लोग प्लीज हमें बता दीजिए। सही है, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग Z कैलकुलेट करेंगे और Z कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमें मालूम है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज ऑफ ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। अब एक बात बता दीजिए, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, सो दैट यहां पर हम लोग O को काउंट नहीं करेंगे। और देखो मोनोवेलेंट एटम में आप हाइड्रोजन को देख सकते हो, क्लोरीन को देख सकते हो, फ्लोरीन आपको देखने को मिलेगा, आयोडीन आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे -2 चार्ज मेंशन है। अगर किसी आयन पे माइनस चार्ज मेंशन होता है तो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं दोस्तों? प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करेंगे। कितना निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा। और क्या निकलेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर निकल कर आता है। स्टूडेंट आपसे कोई पूछ ले सल्फेट आयन में सल्फर पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आप क्या कहोगे? सर sp3 होगा। वो मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। कार्बोनेट में इसी तरीके से आप लोग आराम से काउंट करना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। I3 माइनस और I3 पॉजिटिव 2 क्वेश्चन आपके हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और ये दोनों आपको खुद से ट्राई करने हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें I3 पॉजिटिव की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 12, सॉल्यूशन 12। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन 12 I3 पॉजिटिव गिवन है। ओके, अब I3 पॉजिटिव आपको गिवन है। अब आप लोगों को I3 पॉजिटिव पर क्या कैलकुलेट करना है? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो जरा एक बार में आप वीडियो को पॉज कीजिए, बिल्कुल आप मेरा कहना मानिए, वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद में खुद से ट्राई करके कमेंट जरूर करें, आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। आपके जवाब का आंसर दिया जाएगा, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। अब हम लोग I3 पॉजिटिव में आयोडीन पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो जरा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 आयोडीन है दोस्तों। 3 आयोडीन में से एक आयोडीन तो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा और 2 आयोडीन उसके साउंड में अटैच रहेंगे। तो जरा मुझे आप बता दीजिए, एक आयोडीन सेंट्रल एटम हो गया, 2 आयोडीन सराउंडिंग एटम हो गए, चार्ज भी मेंशन है, तो Z कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आप कहेंगे सर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, क्योंकि ये फ्लोरीन फैमिली से बिलोंग करता है, तो 7 हो गए आयोडीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एक आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा है। बाकी जो 2 एटम बचे आयोडीन वाले, वो सराउंडिंग एटम की तरह बिहेव करते हैं। और 2 के लिए मोनोवेलेंट है तो 2 आ जाएगा, प्लस है तो हम करेंगे दोस्तों यहां पर -1 डिवाइड बाय 2। तो आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद में हमको पता लगता है 7 + 2 9, 9 - 1 8 डिवाइड बाय 2 4 निकल कर आता है। और जब Z की वैल्यू 4 आएगी तो क्या निकलेगा? sp3 हमारा आंसर निकलेगा। जस्ट लाइक I3 माइनस की बात करें तो यहां पर माइनस है, तो यहां पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। देन Z की वैल्यू 5 आएगी तो I3 माइनस पर निकलेगा sp3d निकलेगा। दोस्तों क्या निकलेगा? sp3d निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सभी कैलकुलेट करने हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं किस पे क्या आने वाला है। आप लोग चाहे तो अपने आंसर मैच कर लीजिए बाद में। इस पे sp3 आएगा, इस पर भी sp3 निकलेगा, H2O पर sp3, XeF2 पे निकलेगा 8 और 2 10 sp3d निकलेगा। और इस पे निकलेगा 8 और 4 12 sp3d2 निकलेगा। और यहाँ पे निकलेगा भाई 8 और 4 12 sp3d2 निकलेगा। और यहाँ पे SF4 पे और 6 और 4 10 sp3d निकलेगा। उसके अलावा PCl5 में निकलेगा sp3d निकलेगा, SF6 में निकलेगा sp3d2 आएगा और IF7 में निकलेगा sp3d3 निकलेगा। SO4 - 2 पर सल्फर में क्या आएगा? sp3
कार्बोनेट में क्या आएगा भाई, 4 और 2 6 sp2 निकलेगा दोस्तों। यहां पर I3 पॉजिटिव पे हमने निकाल लिया sp3, I3 माइनस पर sp3d निकालेंगे और CH3 पॉजिटिव पर निकालेंगे। 4 और 3 7, 7 में से आप एक माइनस कर दो, कितना निकलेगा 6, तो sp2 निकलेगा दोस्तों। यहां से आप लोग POCl3 में क्या निकालोगे, फास्फोरस पर sp3 निकालोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 15 एग्जांपल्स को सॉल्व किया है और ये 15 एग्जांपल अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, इनको हम पता लगा सकते हैं ना। क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या? फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर हम मूव करते हैं। ओके सो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करके हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया है। तो अब हम बात करेंगे कि आगे की कहानी क्या बनती हुई नजर आती है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। ओके देखो दोस्तों, यहां पर हम लोग लिखते हैं जेड वैल्यू। क्या लिखते हैं दोस्तों? जेड वैल्यू यहां लिखेंगे दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। उसके अलावा आपको पता है ये कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। सो अब हमको बात करना है कि अगर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग रहे तो उनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो जरा आप लोग ध्यान दें। टेढ़ी तो बन गई ना बेटा, इसको सीधी बनाते भाई, इसको सीधी बनाओ। मेरे को नहीं दिख रहा भाई ना, आप अपने अकॉर्डिंग सीधी बना देना इसको ना। ये कोई एग्जाम में थोड़ी पूछेगा कि सर लाइन सीधी बनेगी टेढ़ी बनेगी, है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है ना, आप देखते चलो बस खाली। ओके अब ये बात हमको समझना है दोस्तों। ओके तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कि अगर z वैल्यू 2 निकल कर आती है, या तो 2 निकलेगी या 3 निकलेगी या 4, 5, 6 और 7, करेक्ट। z वैल्यू 2 आएगी तो बोलो क्या निकलेगा, आप कहोगे सर sp निकलेगा। 3 आने पर आप कहोगे सर sp2 निकलेगा। 4 आने पर sp3, 5 आने पर sp3d, 6 आने पर sp3d2 निकलेगा एंड 7 आने पर sp3d3 हमारा यहां से निकलेगा। ओके चलो दोस्तों, जब हाइब्रिडाइजेशन sp निकलता है ज्योमेट्री बनती है दोस्तों लीनियर। क्या बनेगी दोस्तों? लीनियर बनेगी। आप लोग ये बात याद रखना, ये ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक बार आपको याद करने हैं, बाद में प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आपको सारे ऑन टिप्स रह जाएंगे। सही है। जब sp निकलेगा तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? लीनियर बनती है। sp2 निकलेगा तो क्या बनेगी बेटा जी? ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। ओके sp2 है तो क्या बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। sp3 आने पर क्या निकलेगी दोस्तों? टेट्राहिड्रल। क्या निकलेगी दोस्तों? टेट्राहिड्रल ज्योमेट्री बनेगी। करेक्ट। sp3d आने पर निकलती है बेटा जी TBP, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। ट्राइगोनल बाय पायरेमिडल निकलेगी। इसको इन शॉर्ट कहा जाता है मेरे दोस्तों TBP कहा जाता है। ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल बनेगी और sp3d2 आने पर ज्योमेट्री जो होगी उसका नाम होता है दोस्तों ऑक्टाहिड्रल। क्या नाम होगा दोस्तों? ऑक्टाहिड्रल उसका नाम होगा। एंड sp3d3 आने पर बनती है बेटा जी पेंटागनल। क्या बनेगी दोस्तों? पेंटागोनल बाय पायरेमिडल और इसको इन शॉर्ट कहा जाता है मेरे दोस्तों PBP कहा जाता है। पेंटागोनल बाय पायरेमिडल इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या बनेगी, वो मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले।
सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि sp आने पर ज्योमेट्री हम क्या बनाएंगे, sp2 आने पर क्या बनाएंगे, sp3 आने पर क्या बनाएंगे, sp3d आने पर क्या बनाएंगे, sp3d2 आने पर क्या बनाएंगे एंड sp3d3 आने पर हम लोग क्या बनाएंगे। क्या आप लोगों को मेरी बात तो समझ में आ रही है या फिर ऐसे ही काम चल रहा है, कोई रॉकेट साइंस हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इतना सा काम किया है कि अगर हम लोगों को कोई फॉर्मूला, कोई मॉलिक्यूल मिल जाए और हमको फॉर्मूला याद है, हमने फॉर्मूला याद करके रखा है, तो बस खाली उस फॉर्मूले पर हमको उस मॉलिक्यूल पर हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जैसे ही आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपका कैलकुलेशन करेक्ट रहेगा तो आपका आंसर 100% करेक्ट निकलेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के नॉलेज होने चाहिए, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। सही है, दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड दोस्तों होता है कि अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर गिवन हो तो हम किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करते हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर गिवन हो, सही है, सेकेंड मेथड दोस्तों क्या होगा, इफ स्ट्रक्चर गिवन। जरा आप लोग ध्यान दीजिए, टाइप टू की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो क्या निकलेगा, इफ स्ट्रक्चर गिवन, इफ स्ट्रक्चर गिवन। ओके दोस्तों, स्ट्रक्चर गिवन हो तो हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जरा आप वो ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर गिवन हो दोस्तों, हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। z कैलकुलेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर। टू इलेक्ट्रॉन्स इज जनरली नोन एज लोन पेयर। सो बेसिकली हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ओके, चलो, ये वाला फॉर्मूला आप कब अप्लाई करेंगे, जब आप लोगों को स्ट्रक्चर गिवन होगी। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप लोग जरा देखकर बताना। यहां पर मैंने बना दिया S डबल बॉन्ड O, यहां बना दिया S डबल बॉन्ड O, यहां बना दिया S डबल बॉन्ड O। स्टूडेंट, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में देखो यहां कुछ इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रखे हैं। तो यहां से हमको पता लगता है कि यहां पर लोन पेयर कुछ नहीं बचेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 पार्टिसिपेट कर गए। और आप लोगों को यह पता है ना बेटा जी, इसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड, इसको कहा जाता है 1 सिग्मा 1 पाई, इसको कहा जाता है 1 सिग्मा 2 पाई। यस और नॉट? करेक्ट। तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड 1, 2 एंड 3 और 3, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना, 0। सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो क्या करोगे 0 प्लस 3 कितना आएगा, 3। जब Z की वैल्यू 3 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा दोस्तों, sp2 निकलेगा। जरा आप मुझे बता दीजिए, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई क्या? इसी तरीके से हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में दोस्तों मैंने लिख दिया नाइट्रोजन और यहां पे मैंने 3 हाइड्रोजन को ड्रॉ कर दिया। 3 हाइड्रोजन को ड्रॉ करने के बाद में एक लोन पेयर यहां पे मैंने बना दिया। ओके, और जैसे ही लोन पेयर मैंने यहां पर बना दिया तो अब मुझे अप्लाई करना है Z। जैसे ही आप लोग Z अप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यहां पर है और लोन पेयर भी हमको नजर आ रहा है 3 + 1 = 4। और जब 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3 निकल कर आने वाला है। कोई भी स्ट्रक्चर गिवन हो, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस खाली सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, लोन पेयर काउंट करो, आपका काम आसान हो जाएगा। अब की बार दोस्तों मैंने बना दिया SF4 बना दिया। क्या बनाया दोस्तों, SF4 बना दिया। अब मुझे आप लोग बता दीजिए, सल्फर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और एक लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है। तो Z कैलकुलेट करने के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 + 1 लोन पेयर है, तो आपको पता लगा यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 आने पे क्या निकलेगा, sp3d निकलेगा। ये सब बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए।
किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर गिवन है और स्ट्रक्चर गिवन होने के बाद में आप किस तरीके से उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हो, ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। सो आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा प्लीज इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। लेक्चर पसंद आए तो आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this video. Bye bye. Take care. Good night.